साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर में। साथियों, हड़प्पा की जो सीरीज़ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, आज उसका दूसरा पार्ट है। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों से और ये कहना भी चाहता हूं कि आप लोग जब सेकंड पार्ट देख रहे होंगे, तो उससे पहले आप लोग हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 ज़रूर देख लें। इससे होगा क्या कि जो 1-2 दिन का गैप आपके पहली और दूसरी वीडियो के बीच में बना है, वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से जान सकेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का एक व्यवस्थित सिस्टम था। चलिएगा, आज हम लोग पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका सामाजिक जीवन। चलिए, आज हम सामाजिक जीवन में देखते हैं कुछ चीज़ें। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उनका नगर विन्यास या जिस स्थल पर वो रहते थे वो कैसा था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग समझेंगे और देखेंगे भी। तो पहली बात जो मुझे बतानी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो यहाँ का जीवन अपने आप में सुपब था और ये एक शहरी सभ्यता मानी जाती है। हालांकि सारी सभ्यता पूरी तरीके से शहरी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो स्थल यहाँ से मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अपने आधुनिक स्तर को प्राप्त किए हुए हैं। अर्थात वो अपने एक शहरी होने का प्रमाण सूचित करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी हैं, वो यहाँ पर पता चल जाएंगी। एक डिटेल्ड कंक्लूजन हम लोग बाद में लेंगे। फ़िलहाल आप लोग अभी थोड़ी थोड़ी बातों को मेरे साथ साथ इन वीडियो के पार्ट को देख करके पूरा समझिएगा। तो पहला इसमें लिखा है कि जो नगर था, वहाँ जो नगर होते थे, सामान्य बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नगर में एक जैसी ही व्यवस्था थी। तो ये थोड़े से अलग अलग बातें जाननी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिमी और पूर्वी। एक्चुअल में कोई भी नगर दो हिस्सों में बांट दिया जाता था। उसके पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में दो अलग अलग तबके के लोग रहते थे। पश्चिमी टीला जो होता था वो दुर्ग टीला कहलाता था। अर्थात उसमें एक तरीके की दुर्ग व्यवस्था होती थी, मतलब चारों तरफ से उसको दीवारों से, मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवारों से घेर दिया जाता था और एक दुर्ग जैसा निर्माण कर दिया जाता था। और उसमें रहते थे उस गांव के, उस शहर के स्पेशल लोग, जो वीआईपीज़ होते थे और जो उस शहर की सत्ता को संभाल रहे होते थे, वो लोग इसको होल्ड करते थे। और दूसरी तरफ होता था पूर्वी टीला या पूर्व की तरफ का क्षेत्र, जिसमें आम पब्लिक रहती थी। और आम पब्लिक के साथ साथ वो सारे तत्व वहाँ रहते थे जो किसी भी शहर की व्यवस्था के लिए जन सामान्य वाले होते हैं और वो दैनिक जीवन में काम आने वाले होते हैं। तो इस तरीके से पूरा नगर बटा हुआ था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नगरों की, तो वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया गया। ग्रिड पद्धति में होता क्या था कि जो सड़कें थीं वो एक ग्रिड के तौर पे सेट थी। वो आपस में समकोण बनाती हुई, 90 का एंगल बनाती हुई एक दूसरे को काटती थी। और उस 90 के एंगल में जो काटने वाले शहर जो जगहें थी, उन्हीं के साथ साथ घरों का निर्माण किया जाता था। हालांकि घर कैसे बनते थे वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक ये देख सकते हैं कि समकोण पर काटने वाली सड़कों के किनारे ही घर बनाए जाते थे और ये अपने आप में एक व्यवस्थित व्यवस्था थी। आगे चलते हैं, उचित सीवेज व्यवस्था। साथियों, आज की जो एक समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमें सिंधु सभ्यता में नहीं नज़र आती। उनकी जो प्रणालियाँ थी और उनकी जो व्यवस्थाएं थी, आज के जीवन से कहीं ज़्यादा एडवांस थी, ऐसा प्रतीत होता है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन जितना भी कुछ नज़र आता है वहाँ, वो आज के किसी अच्छे जाने माने पहचाने शहर के जैसी ही व्यवस्थाएं होती थी। सीवेज प्रणाली आप जानते ही हैं कि घरों का जो निकासी का पानी होता था वो नालियों के माध्यम से आगे जाता था और उसको शहर से बाहर किसी दूर स्थान पर भेज दिया जाता था। ये व्यवस्था सिस्टम थी। अब वहाँ पर घर कैसे बने हुए थे, उन घरों की विशेषताएं हम सामान्य तौर से देख सकते हैं। तो साथियों, जैसी व्यवस्था आज के किसी भी घर में सामान्य तौर से होती है, वैसी सारी व्यवस्थाएं उस समय भी थीं। देखिएगा, आज की सारी सामान्य चीज़ें, जैसे मकान होते थे, सामान्यतया आप देखेंगे कि आज 1 स्टोरी 2 स्टोरीज़ घर होते हैं, तो उस समय भी 2 मंजिले तक भवन वहाँ दिखाई दे सकते हैं। कमरे बटे हुए होते थे उस घर में,
रसोई अलग होती थी, स्नानागार अलग होता था जैसे बाथरूम, और शौचालय। देखो खास करके बात मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगा, आप लोग देखते हैं कि आजकल जो सिस्टम चल रहा है हमारा ओडीएफ का, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो खुले में शौच मुक्त भारत का अभियान चला हुआ है, तो वैसी कुछ व्यवस्था उस समय नज़र नहीं आती। घरों में शौचालय होते थे, आंगन होता था और आंगन में ही एक कुआँ होता था। मतलब लेकर के एक जल से, और सारी चीज़ें चाहे वो बाथरूम की हो, रसोई की हो, आंगन की हो, शौचालय की हो, या फिर किसी अन्य चीज़ की, वो सारी व्यवस्थाएं उस घर में नज़र आती थी। अगली बात, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। आप देखते हैं आजकल जो कोशिश रहती है सभी लोगों की कि दरवाजे मेन रोड की तरफ खुले, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेन रोड होती थी वो कच्ची होती थी। ऐसा क्यों होता था वो एक अलग बात थी उस ज़माने की। तो मेन रोड कच्ची होती थी और उसके साइड में जो निकासी होती थी नालियों की, पानी के निकालने के लिए, वो पक्की होती थी। और जो घर थे वो पीछे की तरफ जो छोटी गलियां होती थी बैक की तरफ, बैक साइड में, वहाँ को वो दरवाजे खुलते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? तो दो कारण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, शोरगुल और प्रदूषण। क्योंकि उस समय उतनी उन्नत व्यवस्था तो नहीं थी कि आज के जैसी एकदम जो आरसीसी रोड्स हैं या फिर जो कंक्रीट सीमेंट रोड हैं, उस जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस सब से बचने के लिए ऐसा प्राय वो लोग करते थे। हालांकि ऐसा सब जगह नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ शहर अपने आप में अलग भी थे। और उससे इम्पोर्टेंट बात है पक्की और ढकी हुई नालियाँ। सड़कें कच्ची होती थी जो मेन रोड होती थी, लेकिन जो नालियाँ होती थी वो बिल्कुल पक्की होती थी, और घरों से पानी निकल करके मेन हॉल में जाता था और वहाँ से वो किसी निकासी के माध्यम से शहर से बाहर भेज दिया जाता था। अगली बात, कच्ची छत और पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ। देखो छत उस समय की बात है तो कंक्रीट सीमेंट तो था नहीं, छतें लकड़ी की या कच्ची होती थी, और जो उस पर जाने के लिए जीना होता था या सीढ़ी होती थी वो पक्की होती थी, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। हालांकि सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना यहाँ ना तो मेरे बस की बात है ना किसी भूगर्भवेत्ता की, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई हैं कि ऐसा क्यों वो लोग करते थे, छतें क्यों कच्ची थी और पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ क्यों बनाते थे। इसका कोई स्पेशल रीज़न तो अभी नज़र नहीं आता। फर्श सिर्फ मिट्टी कूट कर ईंटें बिछा दी जाती थी, जैसे आप लोग आज खड़ंजा बोलते हैं सामान्य तौर से गाँव में, तो वैसे ही फर्श और उसकी छत कच्ची होती थी, और जो जाने के लिए जीना होता था वो पक्का होता था। ये हो गई यहाँ की व्यवस्था। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उनका धार्मिक जीवन कैसा था। वो घर और वो सब कैसे बना करके रहते थे वो आपने लोगों ने देख लिया। धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग अभी किस शहर से कौन सी चीज़ मिली या कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज की गई उस पर अभी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं उनको अलग से अभी एक एक करके शहर लूँगा, और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं खुदाई के दौरान या उत्खनन के दौरान, उन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो धार्मिक जीवन में देख लेते हैं। तो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो प्रकृति में विश्वास आज से नहीं, प्राचीन काल से ही होता चला रहा है। चाहे हम लोग उस विश्वास को किसी भी रूप में देखें, या अपने ईश्वर को, गॉड को, या प्रकृति, जो भी आप कहना चाहें, उसको अलग अलग रूपों में मानते थे। तो देखिए हम किन किन तत्वों को देखते हैं जो उस समय ये लोग मानते थे। तो मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी महिला, क्योंकि विशेष तौर से वहाँ पर मिली हैं, सॉरी, महिलाओं की मूर्तियाँ वहाँ पर विशेष तौर से मिली हैं। तो इस तरीके से क्या ये भी कहा जा सकता है कि मातृ देवी का स्थान उस समय महत्वपूर्ण था। उसके बाद शिवलिंग पूजा। ऐसा भी देखा गया है कि एक शिवलिंग, जिसे महादेव या पशुपति शिव की मूर्ति आप लोग कह सकते हैं, वो वहाँ खुदाई के दौरान मिली, और उसके चारों तरफ कुछ महत्वपूर्ण पशु भी अंकित मिले हैं। तो इस तरीके से उस समय मातृ देवी की पूजा और शिवलिंग पूजा, उसके साथ साथ वृक्ष पूजा। आज लोग आप देखते हैं कि वृक्ष को भी देवता माना जाता था, और आज भी माना जाता है। पशु पूजा, पशु के तौर पे आप लोग अलग अलग प्रकार के, जैसे एक सिंगी बैल या फिर कुबड़ वाला सांड, इस तरीके से। सर्प पूजा, ये भी विशेष तौर से होती थी। ताबीज़ धारण वो लोग करते थे। इससे पता चलता है कि वो लोग भूत प्रेत में भी विश्वास काफ़ी हद तक करते थे। ताबीज़ का निर्माण अलग अलग तरीके से कराया जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धर्म के मामले में अंधविश्वास आज के जैसा ही पहले भी था। तो लोग
पहले सभ्य थे, सब कुछ था, एडवांस थे, लेकिन अंधविश्वास उनमें तब भी था और आज भी है लोगों में। नेक्स्ट, स्वास्तिक चिन्ह, ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर सवाल आता है कि स्वास्तिक चिन्ह का जो उद्भव हुआ वो किस काल में हुआ, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये हड़प्पा काल की ही देन है। हड़प्पा काल का जो स्वास्तिक चिन्ह है वैसे तो सूर्य पूजा से सामान्य तौर से संबंधित है, लेकिन उसके साथ साथ ये चतुर्मुख ब्रह्मा के स्वरूप को भी दर्शाता है। अब चतुर्मुख ब्रह्मा, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, इसलिए उनको चतुर्मुख ब्रह्मा बोला जाता है, तो उनको भी ये सूचित करने वाला प्राय शब्द है। चलिएगा आगे देखते हैं। यज्ञवेदी और हवन कुंड, हालांकि आप वैदिक काल में इसका विशेष प्रभाव देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के आडंबर वैदिक काल में ज़्यादा किए गए, तो वहाँ पर यज्ञवेदी और हवन कुंड मिले हैं और काफ़ी हद तक वहाँ वेद पाठ और पूजा होती थी। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यज्ञवेदी और हवन कुंड प्रचलित थे। नेक्स्ट चलते हैं। अभी धार्मिक जीवन से कुछ छोटी छोटी जुड़ी हुई बातें हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा से पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। अब देखिएगा आप, हड़प्पा से पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं, तो इससे मातृ देवी की पूजा का आभास होता है। कोई मंदिर निर्माण नहीं, हालांकि आप देखेंगे कि उनका धार्मिक जीवन अपने आप में विशेष प्रकार का था। वो लगभग सभी चीज़ों की जो उस समय एग्जिस्ट करती थी या होती थी, उन सभी को वो पूजा करता था और साथ में भूत प्रेत आदि चीज़ों में विश्वास भी करता था। लेकिन साथ साथ उसके इस प्रकार की कोई मंदिर निर्माण या ट्रस्ट जैसी व्यवस्था उस समय नहीं नज़र आती। ये भी अपने आप में स्पेशल है। विशेष पूजनीय पशु उनका था एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा आप लोग देख सकते हैं, ये कहीं भी मिल जाएगा आपको देखने को, आप पिक्चर देख सकते हैं गूगल पे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मुद्राओं पर पीपल का चित्र सर्वाधिक है। जैसे आज भी हम लोग पीपल को विशेष पूजनीय वृक्ष मानते हैं, तो उस समय भी पीपल का वृक्ष विशेष पूजनीय वृक्ष होता था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पीपल की क्या विशेषताएं हैं इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किन किन चीज़ों को मान्यता देते थे वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मतलब कुल मिलाकर के प्रकृति को उन्होंने अपना ईश्वर या अपना जो दाता था वो माना। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा के लोग काम क्या क्या करते थे। क्या हड़प्पा के लोग खाली कृषि करते थे या क्या हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे? इस प्रकार के जो भी कार्य उस समय थे वो सब लोग हम लोग देखते हैं। चलिएगा, तो हड़प्पा के लोग क्या काम करते थे? कृषि और पशुपालन, ये भी उनका महत्वपूर्ण हिस्सा था। और दूसरा हिस्सा जो उनके काम का था वो था व्यापार और वाणिज्य। दोनों से ही वो लोग काम करते थे, व्यापार और वाणिज्य भी करते थे और कृषि और पशुपालन का कार्य भी साथ साथ देखते थे। तो हम सबसे पहले चलेंगे कृषि और पशुपालन की तरफ। चलिएगा देखते हैं क्या क्या करते थे। गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, बाजरा, सरसों इत्यादि फसलें बोई जाती थीं। आज भी जितनी फसलें आपको सामान्य तौर से नज़र आती हैं वो सारी फसलें उस समय भी बोई जाती थीं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात पॉइंट में लिख दी है मैंने, संभवतः धान की खेती नहीं, क्योंकि अभी संभावना तो ये भी है कि शायद होती हो, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य इस प्रकार का मिला नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। और दूसरी बात, सबसे पहले कपास का उत्पादन का श्रेय जाता है हड़प्पा वासियों को। तो देखते हैं आप कि कोई भी फसल अलग अलग देशों से मानी जाती है उपजी हुई। जैसे आलू आप देखते हैं साउथ अमेरिका से आया, तो वैसे ही कपास का जो उत्पादन का श्रेय जाता है वो हड़प्पा वासियों को जाता है। और इसी के लिए जो हड़प्पा वासी थे वो इसकी विशेष खेती करते थे और उसको सप्लाई करते थे। और इसी वजह से जो यूनानी लोग थे उन्होंने कपास को सिंडन कहना शुरू कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंडन शब्द का क्या मतलब है। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं भाई, अभी शुगर मिल चल रही हैं, सभी काम हो रहा है। गन्ना आज का उत्तर प्रदेश का तो खास करके एक महत्वपूर्ण फसल हो गई है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, और ये हाँ आज पंजाब में भी महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि उस समय गन्ने का उत्पादन का कोई साक्ष्य प्रॉपरली नहीं मिलता है। चलिएगा, हर साल बाढ़ का आना सामान्य काम था। तो आप देखेंगे कि जैसे मोहनजोदड़ो में कई स्तर पाए गए हैं खुदाई के दौरान, जब हमने पढ़ी थी पिछले क्षैतिज और लंबवत उत्खनन, तो उसमें आप लोग देखेंगे दोनों ही चीज़ें। तो हर साल बाढ़ आती थी और उसकी व्यवस्था के लिए सामान्यतया आपने देखा है कि चारों तरफ शहर को दुर्ग की तरीके से बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट सवाल, ऊँट और घोड़े के मोहरों पर
घोड़ों का मोहरों पर अंकन नहीं। तो यहाँ दो पशु विवादित हैं, घोड़ा और ऊँट। हालांकि इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन फिर भी ऊँट और घोड़े का किसी भी मोहर पर अंकन नहीं मिला है। नेक्स्ट, नेज़दी नामक नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र रहा है। ये एक जगह है साथियों, आप लोग मुझे बताएं कि ये कहाँ पर पड़ती है कमेंट बॉक्स में। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो पशुपालन का केंद्र बना हुआ था ये उस समय प्रमुख जगह थी नेज़दी नाम से। अब व्यापार वाणिज्य की तरफ चलते हैं। पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार। देखो साथियों, वैसे तो पत्थर, धातुओं और हड्डियों का व्यापार यहाँ सामान्य होता था, लेकिन उसके अलावा भी कई अन्य पशु पक्षियों का व्यापार भी होता था। जैसे मैं एक बता देता हूँ, मोर। तो मोर हमारे हिंदुस्तान का पहले से ही एक एक्सपोर्टिंग थिंग रहा है, उसको प्राचीन काल से ही सप्लाई किया जाता रहा है बाहर। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। और क्या करते थे, कोई निश्चित करेंसी नहीं होती थी, व्यापार वाणिज्य होता तो था, लेकिन उसके लिए सामान्य तौर से वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी साथियों, हालांकि इस पर हम लोग बाद में चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। अगर किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो कम वाले को दे सकते हैं और कम वाला इसको ले सकता है। तो इस तरीके से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का दिया जाना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी, या इसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। सड़क मार्ग और जल मार्ग से व्यापार तथा यातायात होता था। तो साथियों, उस समय एरोप्लेन तो था नहीं, तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय जो पोत मिले हैं या जहाज़ मिले हैं, उससे ये पता चल जाता है, या बैलगाड़ी मिली हैं उससे ये पता चल जाता है कि सड़क मार्ग और जल मार्ग से व्यापार और यातायात होता था। व्यापार मध्य एशिया से, अफ़गानिस्तान में एक व्यापारिक बस्ती मिली है। ये देखिएगा आप, मध्य एशिया से व्यापार होता था और अफ़गानिस्तान में एक व्यापारिक बस्ती भी बनाई गई थी। वैसे तो आपने पिछली वीडियो में हड़प्पा के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो इस सभ्यता को कहा जाता है वो मेलुहा शब्द प्रचलित रहा है, वो कहा जाता है। व्यापारिक मध्यवर्ती केंद्र आप दो पढ़ेंगे यहाँ पर, ढिलमुन और माकन। तो ढिलमुन फारस की खाड़ी का उस समय प्राचीन नाम संभवतः लगाया जा रहा है अभी, और माकन बहरीन द्वीप। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये देख करके आएँ कि बहरीन द्वीप की उपस्थिति कहाँ पर पड़ती है। और ये मेसोपोटामिया के अभिलेखों के अनुसार है, तो वहाँ पता चलता है उन अभिलेखों में कि दो महत्वपूर्ण बस्तियाँ केंद्र मिलते हैं व्यापार के, तो वो हैं ढिलमुन और माकन। साथियों, आज हम लोगों ने पढ़ा उनके सामाजिक कार्य, उनका धार्मिक जीवन और हड़प्पा के लोग क्या करते थे, यानी कि कृषि और पशुपालन का और व्यापार और वाणिज्य का। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप लोग इससे वीडियो को देखने से पहले एक बार पिछला पार्ट अवश्य देख लें, ताकि आप लोग एक लिंक जोड़ पाएँ। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो शहर वाइज आप लोग देखेंगे कि उत्खनन में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसको हम लोग इस कार्य करने के बाद देखेंगे। पहले एक बार ये समझ लें कि हड़प्पा के लोग अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार जीते थे और कैसे रहते थे। साथियों, मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।